आर गोइंग टू टॉक अबाउट द म्यूटेशन। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्या है, म्यूटेशन। एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन का मतलब होता है टू चेंज। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, टू चेंज, यानी कि बदलाव आना। बदलाव आना म्यूटेशन का मतलब होता है टू चेंज, बदलाव आना। तो जो म्यूटेशन होता है इसमें म्यूटेशन क्या होता है कि जब डीएनए में अल्टरेशन देखने को मिलता है, डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आता है, जिसके कारण उसका परिणाम होता है, यानी कि रिजल्ट में जिसके कारण क्या होता है कि उसका जीनोटाइप ऑर्गेनिज्म का और फिनोटाइप दोनों चेंज हो जाता है। ठीक है, जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों चेंज हो जाता है। जैसे कि कोई जीन मान लेते हैं कि डीएनए में जो है वो रिमूव कर गया और वो जीन जो है मतलब बना रहा था, मान लो कि कोई रेड कलर का आई बना रहा था, और कुछ समय के बाद मतलब उसमें वही जो रेड कलर का जीन बना रहा था उस जीन में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन होने के कारण क्या हुआ कि वो उसके कारण उसका जीनोटाइप चेंज हो गया, और जिसके कारण जो है वो जो रेड आई दिख रहा था वो व्हाइट आई कलर दिखने लगा। ठीक है, तो व्हाइट आई जो हमें दिख रहा है, हम व्हाइट आई कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम देख के कह रहे हैं व्हाइट आई, उसकी आंखों को देख के कह रहे हैं व्हाइट आई वाला है या ब्राउन आई वाला है। ठीक है, तो हम ये जो देख के कह रहे हैं, आउटर अपीयरेंस से कह रहे हैं, ये क्या हुआ, फिनोटाइपिक कैरेक्टर जो देख के बतला सकते हैं। ठीक है, तो ये फिनोटाइपिक हुआ। लेकिन रेड कलर से व्हाइट कलर या ब्राउन कलर का हो जाना आंखों का, तो ये ऐसे तो नहीं हो सकता है, तो कहीं ना कहीं इसके जीन में चेंजेस आए जिसके कारण ये देखने को मिला। तो ये एक म्यूटेशन के कारण ऐसा हो सकता है। तो म्यूटेशन क्या हो गया कि डीएनए में जो अल्टरेशन आया जिसके कारण किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप एज वेल एज उसके साथ साथ ही फिनोटाइप भी इंडिविजुअल का चेंज हुआ, तो ये हो गया म्यूटेशन। म्यूटेशन का एक सटीक डेफिनेशन बोला जाए तो क्या है, अ सडन हेरिटेबल चेंज, a sudden heritable change in the genetic material of organism other than crossing over या Mendelian genetics या Mendelian inheritance। ठीक है, is called mutation। यानी कि क्रॉसिंग ओवर जब ये नॉर्मल है कि क्रॉसिंग ओवर जब हो रहा है, तो नॉर्मली जो क्रॉसिंग ओवर होता ही है, जैसे गैमेट वगैरह बनता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे अगर कोई चेंज हो जाए तो वहाँ पे भी होता है, लेकिन वो दूसरा रीजन हो, मतलब दूसरा काइंड हो गया। ठीक है, म्यूटेशन इनके अलावा यानी कि क्रॉसिंग ओवर और मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अलावा जो बात कर रहे हैं, किसी म्यूटाजेनिक एजेंट के कारण डीएनए में सडन चेंज आए, डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल में सडन चेंज आए किसी ऑर्गेनिज्म में जो कि क्रॉसिंग ओवर और मेंडेलियन इनहेरिटेंस से अलग। ठीक है, तो ऐसा चेंज क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। ए सडन हेरिटेबल का मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो, दैट इज हेरिटेबल। ठीक है, तो अ सडन हेरिटेबल चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म अदर देन द क्रॉसिंग ओवर एंड मेंडेलियन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड म्यूटेशन। क्लियर है म्यूटेशन क्या है। उसके म्यूटेशन टर्म जो आया कहाँ से आया, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट अंकल थे उनका नाम था ह्यूगो डी वेरिस। क्या नाम था, ह्यूगो डी वेरिस। ये साइंटिस्ट अंकल थे हमारे, और इन्होंने बताया, इन्होंने ही सबसे पहले म्यूटेशन टर्म जो है दिया। कैसे दिया, तो इन्होंने जो है रिसर्च किया इवनिंग प्राइमरोज पे, जिसको कहते हैं इनोथेरा लेमार्कियाना। ठीक है, क्या कहते हैं, इनोथेरा लेमार्कियाना। लेमार्कियाना, ठीक है, इनोथेरा लेमार्कियाना, जिसको क्या कहते हैं, इवनिंग प्राइमरोज। इवनिंग प्राइमरोज इन्होंने इस पे स्टडी किया, रिसर्च किया, तो इन्होंने देखा कि जहाँ पे रेड कलर का फ्लावर हो रहा है, ठीक है, सारे फ्लावर क्या है
रेड कलर के हैं, यहीं पे एक फ्लावर जो हो गया वो किस कलर का हो गया, येलो कलर का। ठीक है, तो इसी येलो कलर के फ्लावर के लिए इन्होंने टर्म जो दिया वो दिया म्यूटेशन, कि आखिर हमने देखा, मतलब इन्होंने जो देखा कि रेड कलर के सारे फ्लावर्स हैं और उसमें से येलो फ्लावर है, तो इन्होंने जो स्टडी किया तो उसके पीछे जो बताया कि म्यूटेशन के कारण इस तरह का सिचुएशन देखने के लिए मिला। तो इसमें रेड पहले जो है फिनोटिपिक कैरेक्टर था, यानी बाहर से हम देख के फ्लावर का कलर क्या बता रहे थे, रेड, और बाद में ये उसमें से कुछ कलर क्या देख के लगता है कि येलो कलर का है। तो ये कैसे हम लोग जाने, बाहर से देख के फिनोटिपिक कैरेक्टर, लेकिन रेड से येलो कैसे बना, इसके पीछे जेनेटिक्स और जीन्स है जो काम कर रहा है। ठीक है, तो वो जीन्स, इसमें जो जीन्स था उसके जीन्स में कुछ बदलाव आए, कुछ चेंज आए, कुछ म्यूटेशन के कारण चेंज आए, जिसके कारण ये कलर देखने को मिला। ठीक है, तो जो म्यूटेशन है इवोल्यूशन का एक सबसे इम्पोर्टेंट ड्राइविंग फोर्स माना जाता है, क्योंकि इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, चेंज आना, और जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन के कारण जो चेंज आता है ये भी तुरंत चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो एक जनरेशन में चेंज आया और ये चेंज इनहेरिट करता गया, तो एक जनरेशन में आपको इसका जो कैरेक्टर जो भी जीन चेंज हुआ है वो जा करके आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में जैसे इनहेरिट होता जाएगा उसमें जाके दिखेगा। तो ये इस चेंज के कारण जो है, ये चेंज जब थोड़ा थोड़ा होते होते नेक्स्ट जनरेशन होते होते एक जनरेशन तक पहुंचता है तो एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से इवोल्यूशन होता है। तो इसी तरीके से जो म्यूटेशन है इवोल्यूशन का ही एक पार्ट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स कहलाता है इवोल्यूशन। ठीक है, अब इवोल्यूशन का मेन कैरेक्टर क्या है, मतलब जो इसके बारे में कुछ कैरेक्टर देखेंगे म्यूटेशन का कि क्या है ये मेन कैरेक्टर। सबसे पहले कि जो ये म्यूटेशन होता है वो इमीडिएट चेंज होता है, मतलब ये कह के नहीं आएगा, जैसे कि कह करके पार्टी, कौन सा होटल है, कॉपर हंडी में दोस्तों को बुला करके पार्टी इनवाइट करा जाता है एंड देन उसके बाद डिस्को किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो म्यूटेशन है वो इस तरह से बुला के नहीं आता है कि चलो भाई चलो आ जाओ, इकट्ठे होते हैं, एकदम चेंज करते हैं डीएनए में, और डीएनए में चेंज ला करके एकदम म्यूटेशन काउज कर देंगे एंड नया जनरेशन बना देंगे फटाफट से। तो रिजल्ट इसमें तुरंत एक तो तुरंत देखने को नहीं मिलता, और ये कह के नहीं आता है, ये एक अचानक चेंज है। हो सकता है कि जैसे कि अगर हम बहुत बार एक्सरे कराएं, ठीक है, एक्सरे हम अगर बहुत बार कराएं तो इसके कारण भी हमारी बॉडी जेनेटिक मटेरियल में जो है, जेनेटिक मटेरियल के सीक्वेंस में चेंज आ जाए, जो कि म्यूटेशन का एक मतलब फिजिकल एजेंट है एक्सरेज। ठीक है, तो बार बार एक्सरे कराने के कारण भी हमारे जेनेटिक मटेरियल म्यूटेशन देखा जाता है। ठीक है, तो ये इमीडिएट चेंज है। म्यूटेशन कैसा है, इमीडिएट चेंज। ठीक है, और ये जो चेंज होगा वो किसमें होगा, चेंज इन डीएनए, और ये चेंज जो है कैसा होगा, हेरिटेबल चेंज होगा, यानी एक जैसे कि पेरेंट्स है और इस पेरेंट्स में कोई जीन मान लो कि जो कि मान लो कोई जीन ऐसा था इसमें जो कि इंटेलिजेंट का मान लो जीन था, और ये जीन जो है चेंज हो गया, इसमें म्यूटेशन हो गया। तो अब जो चेंज इसमें मान लो कि इंटेलिजेंट की जगह जो जीन था वो आ गया, मतलब क्या बोलते हैं इसका, बूझी थोड़ा सा भूंदू टाइप। ठीक है, हाँ, तो ये वैसे उस तरह का जीन इसमें क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये जीन जो है वो जो चेंज हुआ है जीन वो ट्रांसफर होगा किसमें, चाइल्ड में। अब इस चाइल्ड में उसके अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस आएगा वो नेक्स्ट जनरेशन में, फिर नेक्स्ट जनरेशन में। तो इस तरीके से जो भी एक जनरेशन में चेंज हुआ है म्यूटेशन के कारण वो ट्रांसफर होता जाएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन। तो चेंज जो होगा म्यूटेशनल चेंज वो कैसा होगा, हेरिटेबल होगा, और जो चेंज होगा वो
क्वालिटेटिव चेंज होगा, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव चेंज नहीं होगा, बट नॉट क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव चेंज नहीं होगा। चेंज जो होगा डोमिनेंट रेसेसिव हो सकता है, म्यूटेशनल चेंज डोमिनेंट भी हो सकता है, रेसेसिव भी हो सकता है। हो सकता है कि डोमिनेंट वाले जीन में हमारा म्यूटेशन हो जाए, हो सकता है रेसेसिव वाले जीन में म्यूटेशन हो जाए। तो जो म्यूटेशनल चेंज है वो दोनों हो सकता है, डोमिनेंट एज वेल एज रेसेसिव। ठीक है, म्यूटेशनल चेंज कैसा हो सकता है? डोमिनेंट भी हो सकता है और रेसेसिव भी हो सकता है। ठीक है, जो म्यूटेशन है वो हार्मफुल भी हो सकता है, यूजफुल भी हो सकता है। हो सकता है कि अगर मान लो कि वैसा म्यूटेशन हो जाए जो कि हानिकारक हो जाए, ठीक है, जिसके कारण हमारा जो है रिट्रोग्रेसिव मोड में हम चले आए, यानी कि जो हम वेल डेवलप्ड हैं और वेल डेवलप्ड से इल डेवलप्ड की ओर चले जाए। मान लें सपोज दैट एग्जांपल हम लोग ह्यूमन बीइंग है और वापस से हम लोग रेप्टाइल्स में जाने लगे, रेप्टाइल्स बनने लगे, तो सोचो कैसा लगेगा। तो इस तरह का जो चेंज आएगा हमारे लिए कैसा चेंज आएगा? हार्मफुल चेंज आएगा, नेगेटिव चेंज आएगा। ठीक है, या फिर ऐसा हमारी बॉडी में चेंज आ जाए जो हम तुरंत डेथ करने लगे, जैसे कि देखिए कोरोना वायरस वाला अभी हो रहा है ना कि तुरंत डेथ कर जा रहा है। तो ये इस तरह का जो चेंजेज आए, यानी कि जो म्यूटेशनल चेंज हो सकता है ये हार्मफुल भी हो सकता है और यूजफुल भी हो सकता है। तो म्यूटेशनल चेंज क्या हो सकता है? हार्मफुल भी हो सकता है या फिर यूजफुल भी हो सकता है। ठीक है, और जो म्यूटेशन में चेंज होता है वो डोज अफेक्टेड भी होता है। क्या होता है? डोज अफेक्टेड। डोज अफेक्टेड, जैसे मान लीजिए हमें जानना है कि जो कोरोना वायरस है वो क्या क्या चेंजेस एक मतलब ऑर्गेनिज्म में ला सकता है, तो हम क्या करेंगे? कोरोना वायरस को इंजेक्ट करेंगे, कोरोना वायरस को इंजेक्ट करेंगे और उसके बाद हम उस ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म में वो हम उसे इंजेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद उसको हम जो है प्रॉपर गाइडेंस में उसको देखते रहेंगे, बराबर चेक करते रहेंगे कि क्या सीक्वेंस में चेंज आ रहा है, कैसे चेंज आ रहा है। तब जो रिसर्च चल रहा है, जो उसकी मेडिसिन बन रही है, ऐसे ही तो बन रही है ना, ऐसे ही बन रही है। तो ये जो है डोज अफेक्टेड भी होता है, म्यूटेशन डोज अफेक्टेड होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी बैक्टीरिया के कारण जो है, कोई बैक्टीरिया है जो कि हमारे बॉडी के अंदर चला गया है और उसके कारण हमारे जो डीएनए के सीक्वेंसेस है उसमें अल्ट्रेशन आ गया, यानी चेंज आ गया। ठीक है, जैसे हमने कुछ मेडिसिन ले लिया जिसके कारण हमारे डीएनए में के सीक्वेंस में अल्ट्रेशन आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो म्यूटेशन होता है वो डोज अफेक्टेड भी होता है। तो ये दीज आर द सम क्राइटेरिया ऑफ द म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? एक इमीडिएट चेंज है, डीएनए में चेंज लाता है, डीएनए में अल्ट्रेशन कराता है। ये जो चेंज होता है वो हेरिटेबल होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है। चेंज क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता है। म्यूटेशनल चेंज जो है डोमिनेंट भी हो सकता है, रेसेसिव भी हो सकता है, एंड इट मे बी हार्मफुल और यूजफुल, एंड इट इज डोज अफेक्टेड। ये कुछ क्राइटेरिया है ऑफ द म्यूटेशन। ठीक है, हाँ, ये मतलब यूनिवर्सल चेंज है पूरे वर्ल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये हो सकता है। तो ये हो गया म्यूटेशन के बारे में। ठीक है, अब एक जो म्यूटेशन होता है वो कितने तरह का म्यूटेशन होता है, चलिए वो देखते हैं। राइट, तो म्यूटेशन और इवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है? इवोल्यूशन जो है, जब चेंज होता है तो वो लॉन्ग टाइम चेंज है, मतलब कि किसी एक जनरेशन में अगर कोई जीन में चेंज आ रहा है तो वो काफी लंबे समय के बाद रिजल्ट देगा इनटू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। लेकिन जो म्यूटेशन है वो क्या है? इमीडिएट चेंज। ठीक है, चलिए म्यूटेशन कितने तरह का होता है वो देखते हैं। म्यूटेशन दो तरह का होता है, एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन
और दूसरा होता है जीन म्यूटेशन। ठीक है, एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन और दूसरा क्या होता है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, दूसरा क्या होता है जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है वो कितने तरह का होता है, वो दो तरह का होता है। एक होता है क्रोमोसोमल एबेरेशन, क्रोमोसोमल एबेरेशन, और दूसरा होता है प्लॉइडी। क्या होता है प्लॉइडी, ठीक है। हाँ, प्लॉइडी ये वाला चार्ट आप लोग को एक बार और हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन दो तरह का होता है, क्रोमोसोमल एबेरेशन एंड प्लॉइडी। क्रोमोसोमल एबेरेशन इज ड्यू टू डिलीटेशन, डुप्लीकेशन, inversion and translocation। ट्रांसलोकेशन, राइट। तो क्रोमोसोमल एबेरेशन जो होता है वो किस किस कारणों से हो सकता है, या तो जीन डिलीट हो जाए, ठीक है, डिलीट हो जाए, या फिर डुप्लीकेट हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कि डिलीटेशन है, AT सीक्वेंस था, ATGC सीक्वेंस था, AT हट गया, डिलीट हो गया। डिलीटेशन, डुप्लीकेशन यानी कि रिपीट हो गया, इन्वर्जन उल्टा हो गया, मतलब इधर का चीजें इधर, इधर की चीजें इधर हो गई। ट्रांसलोकेशन मतलब चेंज होना, ठीक है। ये सारा चीज आप लोग को बता चुके हैं। उसके बाद प्लॉइडी। प्लॉइडी दो तरह का होता है, एक हो गया यूप्लॉइडी, एक एनयूप्लॉइडी, ठीक है। एक हो गया आपको यूप्लॉइडी, एक हो गया एनयूप्लॉइडी, ठीक है। एक यूप्लॉइडी और दूसरा एनयूप्लॉइडी। जो यूप्लॉइडी होता है इसमें क्या क्या होते हैं, हैप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, ट्रिप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी, राइट। यूप्लॉइडी क्या क्या होंगे, हैप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, ट्रिप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी, राइट। अब एनयूप्लॉइडी क्या क्या हो गए, मोनोसोमी, सुना था आप लोगों ने, पढ़ाया हमने, मोनोसोमी, नल्लीसोमी, उसके बाद क्या है ट्राइसोमी, टेट्रासोमी एंड पॉलीसोमी। तो इसमें सोमी वाला केस है, इसमें वाइडी वाला केस है, ठीक है। तो यूप्लॉइडी क्या हो गया, हैप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, ट्रिप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। जबकि एन्यूप्लॉइडी क्या हो गया, मोनोसोमी, नल्लीसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी और पॉलीसोमी। क्या हो गया, सोमी सोमी सुन के हंस खा रहे हैं, किसी का नाम है सोमी, अच्छा सोमी नाम रखे। चलो, तो जीन म्यूटेशन जो होता है वो तीन तरह का होता है। एक होता है मिससेंस म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन, दूसरा होता है नॉनसेंस म्यूटेशन, जो कि सारा आप लोग का डेली होता है। मिससेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन, और तीसरा म्यूटेशन जो होता है फ्रेंडशिप म्यूटेशन। फ्रेंडशिप म्यूटेशन, ठीक है। तो जीन म्यूटेशन कितने तरह का हो गया, तीन तरह का।
मिससेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन एंड फ्रेमसिक म्यूटेशन। तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने कवर करा हुआ है पहले। यहाँ पे जो फोकस करेंगे मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्मेट में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे जीन म्यूटेशन के बारे में, ठीक है। तो जीन म्यूटेशन क्या होता है कि जीन म्यूटेशन को ही पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं, राइट। जीन म्यूटेशन को ही क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। तो जीन म्यूटेशन यानी कि पॉइंट म्यूटेशन क्या हो गया कि यदि डीएनए के सीक्वेंस में एक जो है न्यूक्लियोटाइड का चेंज हो, एक बेस पेयर का चेंज हो, न्यूक्लियोटाइड का सॉरी चेंज नहीं होता है, एक बेस पेयर का चेंज हो, तो वो क्या कहलाता है, जीन म्यूटेशन या फिर पॉइंट म्यूटेशन। यानी कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो एक न्यूक्लियोटाइड शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस का बना हुआ होता है। यदि हम डीएनए के सीक्वेंस की बात करें, ये जो भी सीक्वेंस की बात करी जा रही है वो डीएनए की करी जा रही है। डीएनए क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, ठीक है, का बना हुआ होता है। और ये जो न्यूक्लियोटाइड का चेन होता है, जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है वो किससे किससे बना होता है, शुगर से, फॉस्फेट से एंड नाइट्रोजन बेस से बना हुआ होता है। नाइट्रोजन बेस 4 तरह का होता है, कौन कौन, एटीजीसी, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, ठीक है, या गुआनिन साइटोसिन। तब ये एटीजीसी 4 तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं, जिसमें से 2 प्यूरिन है एंड 2 पायरिमिडीन है। ये दोनों क्या हो गया, ये हो गया प्यूरिन, ये हो गया प्यूरिन, ये हो गया पायरिमिडीन, ये हो गया पायरिमिडीन। डीएनए का सीक्वेंस जब भी होता है तो प्यूरिन के साथ पायरिमिडीन होता है, ए के साथ क्या लगता है, टी, ठीक है, और जी के साथ सी। अगर नहीं समझ में आता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो जी में भी ऐसे है सी के जैसा और सी में भी ऐसे है, तो इसके जैसा जहां मिल जाए ना आपको वो हो गया इसका अपोजिट। यानी कि सी प्यूरिन है, इसका सॉरी सी पायरिमिडीन है, इसका अपोजिट क्या हो गया, जी प्यूरिन, गुआनिन, ठीक है। तो भूलोगे अब नहीं, मतलब नहीं भूलोगे, सी का जैसे कर वैसे ही जी का कर। तो ये एटीजीसी नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। तो जो भी चेंजेस आते हैं इस नाइट्रोजन बेस में चेंज आएगा म्यूटेशन के कारण। हाँ बोलो एक बार फिर से, नाइट्रोजन बेस जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है प्यूरिन, क्या चीज का, डीएनए, डीएनए शुगर का बना हुआ होता है, फॉस्फेट का बना हुआ होता है एंड नाइट्रोजन बेस का बना हुआ होता है, ठीक है। यदि मतलब एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह का न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जिसमें कि यहाँ शुगर लगा होगा, ठीक है, मतलब ये शुगर बैकबोन इसका शुगर होता है, इससे यहाँ फॉस्फेट लगा होगा, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन बेस लगा होगा। मान लो नाइट्रोजन बेस में ए लगा होगा, इसके अपोजिट क्या लगा होगा, टी, और ये जस्ट उल्टा होता है, एंटी पैरेलल होता है। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग डीएनए का ही करेंगे, तो उस पर हम लोग क्लियर से चीजें देखेंगे, ठीक है। तो कहाँ चल रहे थे, एटीजीसी 4 नाइट्रोजन बेस हो गया, 2 प्यूरिन एंड 2 पायरिमिडीन। तो प्यूरिन क्या हो गया, एजी प्यूरिन हो गया। अच्छा, हमारे जो भारतीय कल्चर है जिसमें मतलब हस्बैंड को एजी करके पुकारते हैं ना, तो एजी सुनो जी, एजी जो है वो क्या हो गया, प्यूरिन हो गया, याद रहेगा, एजी क्या हो गया, प्यूरिन हो गया, ठीक है। अब मतलब प्यूरिन तो होना ही पड़ेगा ना, जो आगे वाले हैं, आने वाले हैं, तो एजी क्या हो गया, प्यूरिन हो गया, बाकी जो बच गया वो क्या हो गया, पायरिमिडीन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन में क्या हो गया कि अगर डीएनए सीक्वेंस जो है उसके एक नाइट्रोजन बेस में चेंज आए तो वो क्या हो गया, जीन म्यूटेशन, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ए प्रेजेंट है बट ए की जगह क्या आ गया, इसकी जगह सी आ गया, या इसकी जगह टी आ गया, या इसकी जगह मतलब और भी मान लीजिए कि सी आ गया यहाँ पे, तो क्या हुआ, ए का जो नेचर था वो तो चेंज हो गया ना। तो इसके इस एक सीक्वेंस मतलब एक बेस पेयर के चेंज होने के कारण यहाँ पे क्या हुआ, चेंज देखने को मिला, तो ये हुआ जीन म्यूटेशन, ठीक है। तो
नॉर्मल जो न्यूक्लियोटाइड है, मतलब जो डीएनए है, डीएनए में रिप्लिकेशन होता है, रिप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होता है, और ट्रांसलेशन होने के बाद प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और जो ये प्रोटीन बनता है, यही प्रोटीन हमारे बॉडी में कैरेक्टर को डिफाइन करता है कि कौन सा कैरेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो जो जैसे जो डीएनए है वो डीएनए कैसे बनता है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड से, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड से, राइट। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मतलब कि एक न्यूक्लियोटाइड में शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस होता है, तो ऐसा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड मिलेगा तब जाकर के डीएनए बनेगा। एंड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जब बनेगा तो जब बन जाएगा तो उसके बाद ये ट्रांसक्राइब करेगा। ट्रांसक्राइब करने के बाद क्या बनाता है बताओ? ये सब बेसिक चीज है, पढ़ा भी चुके हैं। ट्रांसक्राइब करने के बाद क्या बनाएगा? एमआरएनए। रिप्लिकेशन डीएनए बनाता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या? डीएनए से आरएनए बनना, एमआरएनए का बनना। तो ये जो है ट्रांसक्राइब करके क्या बनाएगा? एमआरएनए बनाएगा। जब एमआरएनए बनाएगा तो एमआरएनए से बनेगा क्या? नॉर्मली कहते हैं प्रोटीन बनता है, लेकिन प्रोटीन बनने से पहले एमिनो एसिड बनता है। तो एमआरएनए से क्या बनेगा? एमिनो एसिड। अब ये जो एमिनो एसिड है ये बनाएगा पॉलीपेप्टाइडल सीक्वेंस। पॉलीपेप्टाइडल सीक्वेंस याद आ रहा है कुछ? क्या याद आ रहा है? प्रोटीन पढ़ाए थे तो उसमें ये चीज था कि पॉलीपेप्टाइडल सीक्वेंस, एमिनो एसिड जुड़ रहे थे, बन रहा था। इस तरह से प्रोटीन बन रहा था। प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन बताए थे। ठीक है, इस तरह से एमिनो एसिड से क्या बनेगा? एमिनो एसिड जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइडल सीक्वेंस बनेगा। अब ये जो पॉलीपेप्टाइडल सीक्वेंस बना है, ये पॉलीपेप्टाइडल सीक्वेंस क्या बनाएगा? प्रोटीन। क्लियर आ रहा? हो गया कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है तो ब्रेन का वो हिस्सा जहाँ पे वो पढ़ाए थे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन बन गया। अब यही प्रोटीन जब हमारी बॉडी में बनता है तो कैरेक्टर को क्या करता है? डिटरमाइन करता है। यानी हमारी बॉडी में क्या कैरेक्टर है वो कौन डिटरमाइन करता है? कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो यदि नॉर्मल डीएनए है, ध्यान दीजिएगा, यदि नॉर्मल डीएनए है, नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, नॉर्मल एमआरएनए बनेगा, नॉर्मल अमीनो एसिड बनेगा, नॉर्मल पॉलीपेप्टाइडल सीक्वेंस बनेगा, नॉर्मल प्रोटीन बनेगा, एंड जो नॉर्मल नेचर होता है, जो नॉर्मल कैरेक्टर होता है वो एक, राइट। यदि डीएनए के सीक्वेंस में कोई चेंज आया, ठीक है, यानी एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंज आया तो वो क्या देखने को मिलेगा? जो एमआरएनए बनेगा वो क्या चेंज एमआरएनए बनेगा। यदि डीएनए के सीक्वेंस में कोई चेंज आता है तो चेंज एमआरएनए बनेगा। जब चेंज एमआरएनए बनेगा तो चेंज अमीनो एसिड बनेगा। चेंज अमीनो एसिड बनेगा तो चेंज पॉलीपेप्टाइडल चेन बनेगा और अल्ट्रेशन हो गया। ठीक है, और चेंज प्रोटीन बनेगा तो क्या जो नेचर पहले था उस नेचर को ये चेंज कर देगा कि कैरेक्टर जो पहले था उस कैरेक्टर को क्या करेगा? ये चेंज कर देगा। तो यही चीज हम लोग जो है म्यूटेशन में एक्चुअली देखते हैं। तो यहाँ पे जीन म्यूटेशन यानी कि सिंगल जीन में म्यूटेशन हो गया तो वो क्या कहलाया? जीन म्यूटेशन, या फिर क्या कहेंगे इसको? पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, क्लियर है? अब जो जीन म्यूटेशन है, एक साइंटिस्ट अंकल है जिनका नाम है फ्रीज। वो फ्रीज नहीं इसमें कोका कोला जमाने के लिए, आइसक्रीम जमाने के लिए रखते हैं, वो वाला नहीं, फ्रीज नाम। ठीक है, तो वो फ्रीज अंकल जो है सबसे पहले उन्होंने ही बताया जीन म्यूटेशन का मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। क्या बताया? मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन, यानी कि म्यूटेशन का मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म सबसे पहले किसने बताया? फ्रीज ने बताया। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि आ
जाए। ठीक है, ठीक है, एक काम करो, ये आप लोग नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीज जो है इन्होंने मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन दिया। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन दिया। कैसे दिया? तो जो डीएनए है, ठीक है, जो डीएनए है, ये रहा डीएनए, दिख रहा है, ये रहा डीएनए। इसमें जो सीक्वेंस है, ये ए है, ये टी है, ये सी है, ये जी। ठीक है, इसके अपोजिट बताइए क्या होगा? टी, ए की जगह टी, टी की जगह ए, सी की जगह जी की जगह सी। ये नॉर्मल डीएनए का सीक्वेंस है। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इसमें 5BU, ठीक है, क्या किया? 5BU को ऐड कर दिया एट वेयर द T इज प्रेजेंट, यानी यहाँ A T C G, ये नॉर्मल है। यहाँ पे थायमिन की जगह इन्होंने क्या ऐड कर दिया? 5BU, ब्रोमोयूरेसिन। ठीक है, इसको ऐड कर दिया। ये जो 5BU क्या है? ये बेस एनालॉग है थायमिन का। ठीक है, 5BU बेस एनालॉग है किसका? थायमिन का। तो थायमिन की जगह क्या ऐड कर दिया? 5BU। अब यहाँ पे और बाकी चीजें जो है वो सेम रहेंगी, मतलब T की जगह A और C की जगह G और G की जगह C। ठीक है, चेंज कहाँ पे है? थायमिन की जगह इस वाले प्लेस में 5BU को ऐड कर दिया। अब जब रिप्लिकेशन होता है, ये वाले स्ट्रैंड अलग होंगे, ये वाले स्ट्रैंड अलग होंगे। ये वाले स्ट्रैंड जो बनाएंगे रिप्लिकेट करके तो नॉर्मल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे नॉर्मल? चलिए बताओ। ये देखिए, नीचे दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, देखिए। अगर जितना नीचे उतना ही दिख रहा है, इसके नीचे नहीं दिख रहा। अच्छा, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसका जो है यहाँ पे देखिए, ये एक स्ट्रैंड हमने ले लिया, A T C N G, राइट। अब इसका ये वाला हमने अलग कर लिया और ये वाला क्या किया? अलग कर लिया। ठीक है, ये हो गया क्या? 5BU और बाकी एज इट इज नॉर्मल A G C। ठीक है, अब ये रिप्लिकेशन करेगा। रिप्लिकेशन क्या करता है? एक जो है रिप्लिकेट करके दूसरा अपने जो है एंटीपैरेलल बनाता है। तो ये जब बनाएगा न्यू, तो क्या बनाएगा बताइए? इसके अपोजिट क्या होगा? नॉर्मल बनेगा। A के बदले क्या होगा? T और A G C। क्या ये नॉर्मल होगा कि नहीं? ये नॉर्मल बना। अब जिसमें म्यूटेशन हो गया, मतलब यहाँ पे म्यूटेशन हुआ, ये जो म्यूटेशन हुआ है, ये यहाँ पे जो चेंज होने के कारण अब जो चेंज होगा, तो एक्चुअली में वही क्या होता है? जीन म्यूटेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। अब ये जो रिप्लिकेट करेगा, ठीक है ना, ये जो रिप्लिकेट करेगा, तो ये कैसा बनाएगा? ये देखिए, इसकी जगह पे यहाँ पे आ जाएगा G। क्या आ जाएगा? G। ठीक है, G के बाद आ जाएगा क्या? यहाँ A के बदला T, यहाँ पे C और यहाँ पे G। ठीक है, अब ये जो है ये तो नॉर्मल है। अब ये फर्दर करेंगे तो ये नॉर्मल करेगा। हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है, इसको उतार लीजिए। तो ये हम लोगों ने देखा, यहाँ पे G आ गया, T C G एंड 5BU A G C।
बाकी यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल है, यहाँ पे चेंज कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। अब ये जब रिप्लिकेट करेगा तब क्या करेगा, ये सीक्वेंस अलग हुआ, ये वाला स्ट्रैंड अलग हुआ, ये स्ट्रैंड अलग, ये स्ट्रैंड अलग। यहाँ पे क्या हो गया G, यहाँ पे क्या हो गया T, यहाँ C और यहाँ G। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ये तो तुम लोग को समझ आ गया होगा कि इसके अपोजिट क्या होगा, क्या होगा C, इसके A बताओ, नॉर्मल हुआ कि नहीं, ये ठीक है, मतलब जो इस ये स्ट्रैंड था उसके अकॉर्डिंग ही ये हुआ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे आते हैं इस वाले में। अब इस वाले में क्या हुआ कि जो है यहाँ पे स्ट्रैंड में क्या है 5U, ये क्या है A, ये क्या है G और ये क्या है C। अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे हम लोग तो क्या होगा, यहाँ पे हाइमीन आ गया और इसके यहाँ पे ये सारा नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे क्या चीज देखने को मिला, हम लोग पहले कहाँ से चले थे, AT से चले थे, AT से चले थे। A जो है एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट करता है, ठीक है। तो AT से हम लोग चले थे इस तरीके से, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मतलब एक नाइट्रोजन बेस की बात करें यहाँ एक स्पेस पे, तो यहाँ पे रिप्लेस किससे हो गया, GC से हुआ रिप्लेस कि नहीं। AT से हम लोग चले थे और रिप्लेस कहाँ हो गया, GC पे आकर के। तो यही चीज फ्रीज अंकल ने बताया कि इस तरीके से जीन का म्यूटेशन कैसे होता है एक्चुअली में, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे होता है, इसके बारे में इन्होंने इस तरीके से बताया। अब ये जो चेंज हो रहा है यानी कि तो ये जो चेंज हो रहा है यानी 5U चेंज हो रहा है, ये किसमें एक्चुअली में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ई कोलाई में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, किसमें किया है, ई कोलाई में किया और इन्होंने देखा कि AT सीक्वेंस जो है वो किससे का रिप्लेस हो रहा है, GC सीक्वेंस से रिप्लेस हो रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन दिया, ठीक है। अब जो रिप्लेसमेंट हो रहा है न्यूक्लियोटाइड का यानी कि बेस पेयर का जो यहाँ पे रिप्लेसमेंट जो हो रहा है ये दो तरीके से होगा। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ T है G है कैसे हुआ, ठीक है। तो जो इसका रिप्लेसमेंट होता है AT जो GC बन गया, ठीक है, ये रिप्लेसमेंट तो हुआ। तो रिप्लेसमेंट जो होगा न्यूक्लियोटाइड का वो दो मेथड के द्वारा होगा, एक ट्रांजिशन मेथड, दूसरा ट्रांसवर्जन मेथड, ठीक है। चलो ये नोट करा, नोट करो सामने। जो रिप्लेसमेंट होगा न्यूक्लियोटाइड का वो न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजन बेस का रिप्लेसमेंट होगा वो दो तरीके से होता है, ठीक है। एक कौन सा तरीका होता है, एक होता है ट्रांजिशन और दूसरा होता है ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन, ठीक है। ट्रांसवर्जन ट्रांजिशन में क्या होता है कि जब प्यूरिन से क्या प्यूरिन से पैरामिडिन से रिप्लेस करें तो वो होता है ट्रांजिशन। लेकिन क्या नॉर्मली ऐसा होता है, नहीं। प्यूरिन पैरामिडिन के साथ होता है और पैरामिडिन प्यूरिन के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि प्यूरिन जब प्यूरिन के साथ हो और पैरामिडिन के साथ हो तो ये क्या होगा, ट्रांजिशन। तो अब प्यूरिन का एक एग्जांपल बताओ, प्यूरिन कौन है वो बता दो, AG, ठीक है। अभी बहुत ही अच्छा टेक्निक बताया था याद करने के लिए, कभी नहीं भूलेंगे।